न जाने विशाल गुप्ता किसका कत्ल करवाना चाहता था और उसकी नजर इंतखाब मुझ पर क्यों पड़ी थी। लॉरा ब्राउन कैसे मुझे तरबियत देने पर आमादा हुई। एक दूरस्थ सोच ये भी जहन में जागी कि शायद SR-1 स्नाइपर राइफलों की खरीदारी के लिए धीरेंद्र शुक्ला ने ऐसी कोई शर्त लगाई हो। बिलाशुबा हिंदू बनिया मौके से फायदा उठाने का माहिर है। इसी वजह से लॉरा ब्राउन के चेहरे पर भी मुझे देखकर जोश या वारफ्तगी नहीं उभरी थी। अगर उसका अपना काम होता तो वो जरूर मुझे खुशामदीद कहती और एक लम्हा भी जाया न करती। मजीद गौर करने पर मुझे अपनी सोच हकीकत के करीब ही लगी। अलबत्ता अपने चुनाव के बारे में मुझे कोई काबिल हल सोच नहीं सूझी थी, क्योंकि विशाल गुप्ता मेरी असलियत से तो वाकिफ नहीं था। यूं ही मेरे बतौर संदीप चोपड़ा होने के मेरे माजी से भी वाकिफ नहीं था कि मेरी वफादारी वगैरह से मुतासिर होकर उसने मेरा चुनाव किया हो। सिर्फ पिस्तौल का फायर अच्छा होने से कोई स्नाइपर नहीं बन जाता। बहुत ज्यादा सर खपाने के बावजूद मैं विशाल गुप्ता के फैसले की तौजीह नहीं कर सका था। कभी कभी इंसान बगैर जाने और परखे किसी पर अंधा एतमाद करने लगता है, जो मेरे ख्याल में विशाल गुप्ता भी मुझ पर करने लगा था। इसके अलावा मेरे इंतखाब की कोई वजह नहीं हो सकती थी। मुंबई जैसे शहर में किराए का कातिल ढूंढना दरिया के किनारे बैठकर पानी की बाल्टी भरने की फिक्र करने जैसा था। फिर मुझे ख्याल आया कि सिर्फ कातिल नहीं ढूंढना था, उन्हें एक स्नाइपर चाहिए था। और फिर किराए के कातिल काबिल भरोसा नहीं होते, जबकि मुझ पर विशाल एतमाद कर सकता था और मेरी तरबियत को लॉरा ब्राउन मयस्सर थी, तो उन्होंने मौके से फायदा उठाना मुनासिब समझा। अगर मैं अच्छा साबित होता तो आइंदा भी उनके काम आ सकता था। फी जमाना टारगेट किलिंग का चलन है और मखसूस अफराद को निशाना बनाने को सबसे बेहतरीन जरिया स्नाइपिंग ही है। शाम तक मैं इन्हीं ख्यालों में उलझा रहा। दिन का खाना मैंने कमरे ही में मंगवा कर खा लिया था। मेरा इरादा तो शाम को भी कमरे से निकलने का नहीं था और मुलाजिम को खाना कमरे में लाने का कह दिया था, मगर अंधेरा छाने के थोड़ी देर बाद बुलावा आ गया था। विशाल गुप्ता को वहां पाकर मुझे हैरत नहीं हुई थी, अलबत्ता उसके न आने पर कुरेद जरूर होती। लॉरा ब्राउन के आगे पीछे फिरने वाले का वहां न आना हैरान कुन ही होता कि विशाल की हैसियत मेजबान की थी। मुझे देखते ही विशाल मुतबस्सम हुआ। तुमने कैप्टन को अपना तारुफ नहीं करवाया? उसके इशारे पर नशिस्त संभालते हुए मैंने मौद्दबाना लहजे में कहा, मैं बस आपका मुंतजिर था। उसने खफगी जाहिर की, तुम्हें सब कुछ बता तो दिया था। मैंने कहा, बॉस मैं अंग्रेजी समझने की हद तक ही जानता हूँ। बोलने में दुश्वारी महसूस होती है और मैडम को हिंदी नहीं आती, तो आपके बगैर कैसे काम चलता। हम हिंदी में ही बात कर रहे थे। लॉरा बेपरवाह बैठी थी, उसने मेरी तरफ देखने की जहमत ही नहीं की थी। मुलाजिम खाना लगा रहे थे। लॉरा खीरे की काश उठाकर खाने लगी। उसके अंदाज में हल्की सी बेजारी थी, जो जाहिर कर रही थी कि वो मुझे तरबियत देने पर मजबूरन ही राजी हुई है। विशाल गुप्ता लॉरा की तरफ मुतवज्जे हुआ और मेरा तारुफ करवाने लगा। संदीप मेरा खास मुहाफिज है। इसका पिस्तौल का फायर बहुत अच्छा है। उम्मीद है स्नाइपर राइफल को बहुत जल्द समझ जाएगा। वो विशाल ही को मुखातिब हुई, इसे अंग्रेजी आती है। विशाल ने उसे तसल्ली दी, बेफिक्र रहो मादाम, पढ़ा लिखा जवान है। भगवान की कृपा से हमारा नौजवान हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी समझता है। वो बेजारी से बोली, मैं एक हफ्ते से ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। काम मुकम्मल करने की जिम्मेदारी तुम्हारे अपने आदमी की होगी। इसकी नालायकी को मेरे हिसाब में मत डालना। विशाल बोला, मेरा काम एक बासलाहियत जवान मुहैया करना था। बाकी आपके और शुक्ला साहब के माबैन जो मुआहिदा हुआ है उससे मैं ला इल्म हूँ। लॉरा तंजिया लहजे में बोली, मिस्टर शुक्ला मौके का फायदा उठाने के माहिर हैं। विशाल फीके अंदाज में बोला, इस बारे में कोई तबसरा नहीं कर सकता, अलबत्ता WAS कंपनी के बड़े शुक्ला साहब के हम ख्याल हैं। लॉरा ने इंकिशाफ किया, मैं खुद वॉज कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड का हिस्सा हूँ, बल्कि 50% शेयर्स की मालिक हूँ। फोन पर शुक्ला साहब ने किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया था। यहाँ शूटिंग क्लब की इंतजामिया के मजबूर करने पर जब मैंने हिमाकत का इर्तिकाब करते हुए स्नाइपिंग का मुजाहिरा किया तो उसे अपनी राह की रुकावट दूर करने की सूझी, मगर एक मुआहिदे के हुसूल के लिए मैं कातिल तो नहीं बन सकती। विशाल मुसमुसे लहजे में बोला, शुक्ला साहब के किसी फेल की सजा मुझे तो न दें। लॉरा खिलखिलाकर हंसी, तुम्हें तो कुछ नहीं कहा। विशाल मानी खेज लहजे में बोला, यही तो दुख है कि हमें आपने तवज्जो के काबिल नहीं समझा। लॉरा बेबाकी से बोली, लगता है तुम मिस्टर शुक्ला से भी बड़ा मुतालिबा पूरा करवाने की फिक्र में हो। विशाल ने लजाजत से कहा, गरीब मुतालिबा नहीं दरखास्त किया करते हैं। वो बेबाकी से बोली, पहले से काफी उम्रा के मुतालबे और 20 गरीबों की दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं।
जिनमें सर फहरिस्त मिस्टर शुक्ला हैं। बाकियों की तरह तुम भी माजरत कबूल कर लो। विशाल गुप्ता ने दावत की आड़ में खिफ़त छुपाते हुए कहा, तो शुरू करें। लौरा इत्मीनान से लवाजमात से भरी मेज की तरफ मुतवज्जे हो गई। आजाद ख्याल माशरे से ताल्लुक रखने का मतलब हरगिज ये नहीं था कि वो फाहिशा थी और जिसकी मर्जी होती हाथ बढ़ाकर दबोच लेता। यूरोपियन औरत जिस्म दिखाने में फराख दिल से ही जिस्मानी ताल्लुकात के मामले में अपनी पसंद के ताबे होती है। यही वजह थी कि उसने धीरेन्द्र शुक्ला और विशाल गुप्ता को खूबसूरती से हरी झंडी दिखा दी। खाने के बाद उसने थकन का बहाना करते हुए विशाल गुप्ता से माजरत की और मुझे सुबह 6 बजे तैयार होने की हिदायत देकर मटकते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। विशाल गुप्ता ख्वाबगाह में गुम होने तक उसके जीन्स में मस्तूर जिस्म को हसरत भरी नजरों से देखता रहा। दरवाजे के बंद होने की खटक सुनकर वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और फीकी मुस्कुराहट से बोला, तुम्हारे पल्ले कुछ पड़ा? मैं मासूमियत से बोला, कुछ ज्यादा नहीं, बस इतना कि मैडम ने शुक्ला साहब को भी घास नहीं डाली। मजाहिया अंदाज में कहते हुए उसने मुंह बनाया, और मुझे तो खेत में खुला चरने की छूट दे दी है ना। मैंने कहा, छोड़ें बॉस, इससे कई गुना खूबसूरत लड़कियां अपने देश में धक्के खाती फिरती हैं। वो बोला, तुम्हें बेवकूफ कहने के अलावा क्या तबसरा कर सकता हूँ। पागल दिल आने की वजह खूबसूरती नहीं, पसंदीदगी होती है। मैंने मजाहिया अंदाज में तरगीब दी, आसान हल यही है बॉस कि आप खुद निशानेबाजी सीखना शुरू कर दें, कम से कम हफ्ते भर का कुर्ब तो मिल जाएगा। वो बोला, क्या फायदा राल टपकाने का, खामखा अपना ही खून जलाता रहूंगा। मायूसी जाहिर करते हुए वो उठ गया। तुम पूरी कोशिश और मेहनत से सीखो, ये फन तुम्हें आइंदा भी काम देगा। हमेशा अपना मकसद मुकद्दम रखने वाले फायदे में रहते हैं। शेर अगर हिरन की फिक्र करने लगे तो भूखा मरेगा। बिल्ली चूहों पर तरस खाकर अपने साथ जुल्म की मुर्तकिब होगी। छिपकली कीड़े पतंगे खाना छोड़ दे तो जान से जाएगी। याद रखना, खुदगर्जी कानून फितरत है। सबसे पहले इंसान का अपना वजूद है, उसके बाद किसी दूसरे के बारे में सोचा जा सकता है। अखलाकियात के अलंबरदार, नेकी कमाने वाले, धर्म के ठेकेदार, इंसानियत की माला जपने वाले सभी बातों की हद तक मुखलिस होते हैं। कभी अपने मुंह का निवाला भूखे पेट में नहीं डालते। मेरी नसीहत पल्लू से बांध लो, सफलता कोशिश करने वालों को हासिल होती है। उसने वापस जाना था, मैं साथ चल पड़ा। कार तक जाते हुए नसीहतें जारी रहीं। उसे रुखसत करके मैं कमरे में वापस आ गया। दिन को आराम करने की वजह से रात गए तक करवटें बदलना पड़ी। आगे की सूरत हाल वाज़े नहीं थी। जब तक विशाल गुप्ता मुझे हदफ के बारे में मुत्तला न कर देता, कुछ तय करना मुश्किल था। गोया सोचने के लिए कोई खास मौजू नहीं था और मुझे दिलपसंद मशगले की छूट थी। अपनी पलवशे को याद करके जहाँ मेरे होंठों पर तबस्सुम आया, वहीं उसका नाराजी भरा रवैया भी दिल को उदास कर गया। अजीब मोड़ पर आकर उसे खफगी सूझी थी। बिला शक व शुबा मेरा कसूर था, गलती थी, हिमाकत थी, लेकिन उसका इतना शदीद रद्द अमल जाहिर करना जज्बाती फैसला था। मुझे सफाई का मौका देना चाहिए था। न मैं गलत इरादे या नियत से गुलगारे के पास गया था और न ही उसका कोई ऐसा इरादा था। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके दिल में अपनी अहमियत और कदर कीमत देखने का मुतमन्नी होता है। गुलगारे बेचारी भी इसी तमन्ना से मगलूब होकर मुझ पर हक जताने लगी। उसके रवैये को शरई लिहाज से जायज कहा जा सकता था, ना इखलाकी लिहाज से दुरुस्त समझा जा सकता था, और ना ही हमारी तहजीब व सकाफत इसकी इजाजत देने पर तैयार थी। यूं ही मुझसे भी जल्दबाजी में सही फैसला नहीं हो पाया था। रात गए एक नामहरम लड़की के साथ कमरे में बंद होना बगैर किसी शक व शुबे और तरद्दुद के खुली बेहयाई और बेशर्मी थी। काबिल मुआखजा फेल था, मगर मोहब्बत करने वाली बीवी को कम से कम तहकीक करना जरूरी था। उसके तई अगर उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ा था तो मेरे गुनाह के सबूत को उसी वक्त खोज सकती थी, मगर उसने मुझे सफाई का मौका दिया था, न मेरी मिन्नतों पर पसीजी थी। मेरी हर गलती, मस्ती और दुरुस्ती को गैर अहम और बेवक़्त जानने वाली का पांसा एकदम पलट गया था। एक पल जुदाई न सहने वाली पर मेरे खतरनाक मिशन पर आने का भी कोई असर नहीं पड़ा था। हालांकि रोमा को भी मैंने गुलगारे वाले वाक़े की इत्तला दी थी, मगर उसने जरा सी भी अहमियत नहीं दी। रोमा बिलाशुबा मुझे बहुत चाहती थी, मगर पलवशा की मोहब्बत भी रोमा से कम नहीं लगी थी। रोमा ने मेरी जुदाई को रोग बना लिया था तो पलवशा भी हर वक्त जान कुर्बान करने पर तैयार रहती। अलबत्ता वो रोमा से बढ़कर लाडली और मुझे प्यारी थी, क्योंकि दिल पर इंसान का इख्तियार नहीं होता। काफी देर यूं ही पलवशे के रवैये को सोचता रहा, यहाँ तक कि नींद ने इन सोचों से छुटकारा दिला दिया। देर तक जागने की वजह से सुबह जल्दी आंख नहीं खुली थी।
सूरज तुलू हो चुका था। घड़ी की सुइयों को 6 बजे का ऐलान करते देखकर मैं उछल पड़ा। लॉरा ब्राउन ने 6 बजे का ही वक्त दिया था और एक फौजी के लिए 6 बजे का मतलब होता है 5 मिनट कम 6 बजे। गो लॉरा की नजर में मैं फौजी नहीं था, लेकिन वो जिस कौम से ताल्लुक रखती थी उनमें कम से कम वक्त की पाबंदी पाई जाती है। इस मामले में पाकिस्तान और इंडिया के लोग माशाल्लाह इतने बेपरवाह हैं कि 6 बजे का मतलब बगैर किसी हिचकिचाहट या तरद्दुद के 11 बजे ही लेते हैं। अगर किसी को शक हो तो दावतनामे पर दर्ज वक्त पर शादी हॉल में जाकर देख ले। खैर, ताज़तम होकर मैं कमरे से निकला, सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा। मुलाजिम से इस्तफसार करने पर पता चला कि मैडम स्विमिंग पूल में तैराकी फरमा रही हैं। मैं उसी तरफ बढ़ गया। वो उस वक्त बाहर निकल रही थी। तैराकी का लिबास यूं भी कोई देखे ये क्या है तो नजर साफ आए कि अमली तफसीर होता है, और उसने पहना भी 2 पीस लिबास था, यानी एक धज्जी बालाई और दूसरी जेरी बदन पर लपेटी थी। गालिब ने कहा था, हैफ उस चारागर कपड़े की किस्मत गालिब, जिसकी किस्मत में हो आशिक का गिरेबां होना। मगर यहाँ तो मुकम्मल लिबास ही एक गिराह बन रहा था, और ये आशिक का गिरेबान नहीं, महबूब का सामान ढांपने को था। बिला शक शुबा वो चीथड़े अपनी जिम्मेदारी निभाने में उतने ही नाकाम लग रहे थे जितना हुकूमत महंगाई पर काबू पाने की कोशिश में नाकाम हो चुकी है, क्योंकि 1 किलोग्राम के पैकिंग मटेरियल में जब 1 मन पैक किया जाए तो ऐसा ही लगेगा। मुझ पर तवज्जो दिए बगैर वो पीठ मोड़े कुर्सियों की तरफ बढ़ी जहां उसका लिबास और तौलिया वगैरह पड़ा था। गोरे बदन पर पानी के कतरे यूं लग रहे थे जैसे सफेद गुलाब पर शबनम। तजुर्बा था कि सूरज को बराह रास्त देखने वाले की आंखें चुंधिया जाती हैं। मुझ पर उस वक्त सूरज के अलावा भी आंखें चुंधिया जाने की वजूहात का इंकिशाफ हुआ। खुद को कोसते हुए मैंने तालाब की जानिब रुख मोड़ा और शफाफ पानी को घूरने लगा। तालाब की लंबाई 100 फुट के बकदर थी और चौड़ाई 30 फुट। तैराकी निहायत उम्दा और बेहतरीन वर्जिश है और आर्मी में जवानों को तैरने की बाकायदा तरबियत दी जाती है। बोलने में पहल उसने की थी, देर क्यों की? उसका लहजा काफी बरहम था। अब ये गुस्सा मेरे देर से आने पर हो रहा था या रुख मोड़कर हुस्न की खातिर खा पजीराई न करने पर? यह मेरी समझ से बालातर था। मैं उसकी तरफ मुड़े बगैर बोला, रात गए तक जागता रहा, सुबह आंख देर से खुली। वो बोली, मुखातिब की तरफ देखे बगैर गुफ्तगू करना बदतहजीबी और गैर इखलाकी हरकत है। तुम मेरे कमानदार नहीं हो, अपना बूथा मेरी तरफ मोड़ो। अब के लहजे में गुस्से का अंसर मजीद बढ़ गया था। इंसान की निगाह 180 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू रखती है। उधर देखे बगैर मुझे महसूस हुआ कि उसने तौलिया लपेट लिया है। आपको घूरना गैर इखलाकी और बदतहजीबाना हरकत लग रही थी। वो तंज़िया अंदाज में बोली, घूरने का किसने कहा है? वो बोली, अगर आइंदा वक्त पर न पहुंचे तो नतीजे के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मुझे धमकाकर उसने रुख मोड़ा और पतलून पहनने लगी। मैंने कहा, माजरत खा हूँ मैडम। मैंने माफी मांगने में ही आफियत समझी कि वहाँ मेरी हैसियत विशाल गुप्ता के मुलाजिम की थी और किसी मुलाजिम की गोरी मालिकन से बहसो तकरार काबिल गिरफ्त हो सकती थी। ढीली ढाली खाकी पतलून और निस्फ बाजुओं की बनियान पहनकर उसने मोटे तले वाले मर्दाना जूते पहने और बालों पर तौलिया रगड़ने लगी। मिनट भर की रगड़ाई के बाद उसने तौलिया कुर्सी पर फेंका और मेज पर रखा SR1 का बैग उठा लिया। साथ एक दूसरा बैग भी रखा था जो उसने मुझे उठाने का इशारा किया। आगे पीछे चलते हुए हम डेरे की छत पर पहुंचे। वहां हम इर्द गिर्द का इलाका बहुत अच्छी तरह देख सकते थे। अगर मैंने किसी को तरबियत देनी होती तो छत का ही इंतखाब करता। बैग नीचे रखकर उसने मेरे हाथों से दूसरा बैग लेकर खोला और एक खाकी कपड़ा निकाल कर नीचे बिछा दिया। उस पर SR1 का बैग खोलकर बूट उतारे बगैर एक पांव बिछाकर उस पर तशरीफ टेक दी। मैं भी अत्तहियात की हालत में कपड़े के दूसरे किनारे पर टिक गया। SR1 के हिस्से निकाल कर कपड़े पर रखते हुए वो मुस्तफसिर हुई, कभी राइफल से फायर किया है? मैंने असबात में सर हिलाया, क्लैशनकोफ चलाई है। वो बोली, सबसे पहले मैं तुम्हें राइफल के हिस्सों को जोड़ना सिखाऊंगी, जहां समझ न आए बिला तकल्लुफ पूछ लेना। संजीदा अंदाज में कहते हुए वो आसान और काबिल फहम अंदाज में SR1 को जोड़ने का तरीका सिखाने लगी। एक स्नाइपर के लिए किसी भी नई स्नाइपर राइफल का खोलना जोड़ना ऐसे ही होता है जैसे लोगों का नए जूते के तस्मे बांधना। लेकिन खुद को अनजान जाहिर करके मैं दिलचस्पी से सीखने लगा। मैंने महसूस किया कि सिखाते वक्त लॉरा ब्राउन के लहजे में दुरुस्ती बरहमी की बजाय मुलायमत और नरमी झलकने लगी। अंदाज में नखवत और बेनियाजी की बजाय एक मौल्लिम का तदब्बुर और तफक्कुर दर आया। मुझे तफसील बताते हुए उसने राइफल को मुकम्मल बंद करके खोला और मुझे जोड़ने की दावत दी। राइफल को जोड़ने में कोई अलजबरा या साइंस तो थी नहीं कि मुझे अदाकारी करने की जरूरत पेश आती। मैंने आसानी से राइफल को जोड़ दिया।
اس کی آنکھوں میں اطمینان جھلکا۔ شاباش کہہ کر اس نے مجھے میگزین میں گولیاں بھرنا سکھائیں اور پھر ٹیلیسکوپ سائٹ کے بارے میں بتانے لگی۔ اس پر رینج اسی طرح ہی لگتی تھی جیسے رینج ماسٹر کی سائٹ لیوپولڈ یا کسی دوسری جدید ٹیلیسکوپ سائٹ پر لگتی ہے۔ ٹیلیسکوپ سائٹوں میں ہر 100 میٹر کی رینج کے بعد سنائپر کو ایلیویشن ڈرم گھما کر کلک لگانے پڑتے ہیں۔ کلکوں کی بڑھوتری میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی۔ جیسے لیوپولڈ سائٹ پر 200 میٹر کے لیے 6 کلک لگتے ہیں، 300 میٹر کے لیے 12 اور 400 میٹر کے لیے 21۔ لورا کو ہر فاصلے کے کلک زبانی یاد تھے۔ وہ اطمینان سے میرے سامنے دہراتی گئی۔ میں ساتھ ساتھ ذہن نشین کرتا گیا کہ زیادہ تر کلک لیوپولڈ سائٹ کے ہی مماثل تھے۔ یہ اور بات کہ کلک اگر لیوپولڈ سائٹ سے بالکل بھی مختلف ہوتے تب بھی میں اس کے ایک بار بتانے پر یاد کر لیتا، اور اس میں میری یادداشت سے زیادہ شوق اور تجربے کی وجہ ہوتی۔ وہ بولی واپسی پر مجھ سے کلکس کی ترتیب کا ٹیبل لے جانا۔ 2 دن کے اندر تمہیں ساری ترتیب یاد ہونی چاہیے کہ مطلوبہ فاصلے پر کتنے کلک لگائے جائیں گے۔ میں نے مؤدبانہ انداز میں سر ہلا دیا، جی میڈم۔ وہ مجھے شست لینے کا طریقہ بتانے لگی۔ دھوپ تیز ہوئی تو اس نے تربیت ختم کرنے کا اعلان کیا۔ میں رائفل کو کھول کر بیگ میں منتقل کرنے لگا۔ اس نے SR-1 مجھے اپنے کمرے میں رکھنے کا کہہ کر خوش کر دیا تھا۔ دوپہر کو ہم نے پھر مشق کی۔ اس نے مجھے ونڈ میٹر سے ہوا کی رفتار ناپنے اور ڈیفلیکشن نوب کا استعمال سکھایا۔ رات کا کھانا ہم نے اکٹھے بیٹھ کر کھایا۔ اس نے حسب معمول سندیپ نام کی مٹی پلید کرتے ہوئے الجھن ظاہر کی۔ بولی، ڈیپ؟ مجھے لگتا ہے ہم پہلے بھی کہیں مل چکے ہیں۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ جی میڈم، شوٹنگ کلب میں آپ کو رخصت کرتے وقت وشال صاحب کی ہدایت پر میں نے کار کا دروازہ کھولا تھا۔ اس کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا۔ احمق ہو یا بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ کیوں میڈم؟ ورنہ میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ وہ سنائپر تھی اور ایک سنائپر کی یادداشت عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ گو ہماری بات چیت وائرلیس سیٹ پر ہوتی رہی تھی، اور وائرلیس پر آواز اصل لہجے سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے، لیکن یہ تبدیلی اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ کوئی بھی باریک بین اندازہ لگا سکتا ہے۔ جیسے دہشت گردوں کے کمانڈر روشن نے میری آواز وائرلیس سیٹ پر سنی تھی اور آمنے سامنے آتے ہی اسے مجھ پر شک ہو گیا تھا۔ لورا کے ساتھ میں کافی گپ شپ کر چکا تھا اور بعید نہیں تھا کہ وہ میری اصلیت تک پہنچ جاتی۔ صرف علاقہ اور میری حالیہ شناخت ایسی تھی کہ اس کا دماغ SS کی طرف نہیں جا رہا تھا، ورنہ افغانستان میں آمنا سامنا ہونے پر اسے دماغ پر زیادہ زور نہ دینا پڑتا۔ وضاحت دینے کی بجائے اس نے موضوع تبدیل کرنا ضروری سمجھا، کوئی ایسی چیز جس کے سمجھنے میں دقت پیش آ رہی ہو۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ خطرہ ٹلتے دیکھ کر میں نے سکون کا سانس بھرا۔ گو یہ سکون عارضی تھا، کسی بھی وقت اسے میری آواز اور انداز پر SS کا گمان گزر سکتا تھا۔ البتہ ایک بات میرے حق میں جاتی تھی، اب تک میں نے بہت مختصر بات چیت کی تھی اور زیادہ تر اس کی سنتا رہا تھا۔ آگے اس گفتگو کو مزید مختصر کر کے میں اس خطرے کا تدارک کر سکتا تھا۔ وہ ہدایت دے کر اٹھ گئی۔ صبح دیر نہیں ہونی چاہیے۔ میں چہل قدمی کو باہر نکل گیا۔ اگلی صبح میں 5 بجے سے پہلے تیار ہو کر سبزہ زار کی طرف نکل گیا۔ تھوڑی بھاگ دوڑ کر کے میں نے اٹھک بیٹھک کی، ڈنڈ پیلے، چند اور مشقیں کی، کیونکہ جسم کو تندرست اور توانا اور قابل عمل رکھنے کو ورزش نہایت ضروری اور اہم ہے۔ 6 بجے سے پہلے میں رائفل اور سنائپنگ کے سامان سمیت چھت پر پہنچ گیا۔ وہ تیراکی میں مشغول تھی اور اس کا گزشتہ کل کا لباس ایسا نہیں تھا کہ مجھے وہاں جانے کی جرت ہوتی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی ہلکے گیلے سنہری بال لہراتے ہوئے پہنچ گئی۔ مجھے SR-1 کے ساتھ مشغول دیکھ کر اس نے اطمینان کا اظہار کیا۔ تربیت شروع ہو گئی۔ اس دوران میں نے کافی اناڑی پن کا مظاہرہ کیا، کیونکہ کل اس نے جس الجھن کا اظہار کیا تھا مجھے محتاط ہونا پڑا تھا۔ 5 دنوں تک تربیت کے ساتھ وہ مجھے ڈرائی ریہرسل کرواتی رہی۔ ڈرائی ریہرسل یعنی بغیر گولی چلائے فائر کی مشق۔ میں نے اپنے اساتذہ سے بھی یہی سنا تھا کہ ایک نشانے باز کے لیے ڈرائی ریہرسل بہت ضروری اور اہم ہوتی ہے، اور ڈرائی ریہرسل پرانے سنائپر کے لیے بھی اتنی ہی مفید ہوتی ہے جتنے نئے سنائپرز کے لیے۔ وہاں چونکہ فائرنگ رینج نہیں تھی، اس لیے چھٹے دن وشال گپتا کو کہہ کر ہم فائر کرنے کے لیے شوٹنگ کلب پہنچ گئے۔ کافی عرصے سے میرے کندھے نے سنائپر رائفل کے جھٹکے کا خوشگوار اور دوستانہ لمس محسوس نہیں کیا تھا۔ پہلے ہی دن میں نے 300، 500 اور پھر 1000 میٹر پر فائر کر کے لورا کو اطمینان دلا دیا۔ مزید 2 دن کی مشق کے بعد میں 1500 میٹر پر بھی ہدف کو نشانہ بنانے لگا۔ البتہ اس دوران میں جان بوجھ کر ہدف کے درمیان میں یا خاص بندی پر گولی نہیں مارتا تھا، ورنہ لورا کو شک ہو سکتا تھا۔ میرا اس نشانے بازی پر بھی وہ 2-3 بار اعتراف کر چکی تھی کہ میرا فائر قدرتی طور پر اچھا تھا۔ اس کے تئیں ایسا ہونا ناممکن یا تعجب انگیز نہیں تھا۔ بلا شبہ اچھی نشانے بازی کی صلاحیت کسبی یعنی کوشش سے حاصل کردہ ہونے کی بجائے وہبی یعنی قدرت کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے۔